Good evening, everyone. This is overall class 5 in the principal preparation series, uh, and this is first class in statistics. um, स्टैटिक्स में सभी लोग कह रहे थे कि काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है और उनको कह रहे थे कि सर हमें थोड़ा सा उसमें ही शुरू करिए। तो मुझे लगा कि अगर लोगों को सबसे ज़्यादा थोड़ा डर उसी से लग रहा है तो उसमें हम 1 या 2 क्लास तो कर ही लेते हैं, चाहे तो बीच में ब्रेक दे करके फिर आगे बढ़ जाएँगे। तो उसको स्टडी करते हुए फिर ये लगा कि अ, क्या किया जाए? पहले उन लोगों को टारगेट किया जाए जिनको थोड़ा बहुत आता है या उनसे शुरू करें जिनको कुछ नहीं आता? कुछ नहीं आता का मतलब स्टैटिक्स में काफ़ी वो कम है। तो जैसे मैंने स्टैटिक्स जो किया था वो क्लास 12 में 2002 में किया और ये 26 चल रहा है, तो लगभग 22 साल हो गए। बीच में कुछ एग्ज़ाम से मैं प्रिपेयर किया यहाँ-वहाँ, वो अलग है, कुछ किसी को कभी पढ़ा दिया। सो यहाँ आइडिया ये है कि जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं और जो ये टेलीकास्ट बाद में देख रहे हैं, ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, उसमें से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो मैथ्स के नहीं रहे हैं या बहुत पहले मैथ्स के रहे हैं। तो फिर अब बात ये है कि हमें शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा। सो दिस क्लास इज़ ओनली फॉर द बिगिनर्स, और ये क्लास जो भी अभी देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप बिगनिंग में आपको आता है तो आप ये वाली क्लास स्किप कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर द पीपल हु आर न्यू। फिर हम जब आगे बढ़ेंगे, डिफ़िकल्ट वाले कॉन्सेप्ट्स आएँगे तो आप उसमें ऑब्वियसली शामिल हो सकते हैं। So let's start. Just confirm once again, Vinay ji, video and audio both are clear, right? Pardon, sir? I said video and audio both are clear, right? Yeah, Okay, Yes, absolutely sir. clear. all right. So as I named this session statics without fear, सबसे पहले हम वो fear की ही बात करेंगे जिससे हमें लगता है कि शायद ये वाले questions हम नहीं कर पाएंगे या हमसे छूट जाएंगे, आते रहेंगे तब भी। So अगर ऐसा है तो हम शुरुआत इसी से कर रहे हैं कि कैसे ये बहुत सिंपल है। अब देखिए, ऐसा नहीं कि स्टैटिक्स हम यूज़ नहीं करते हैं, चाहे संस्कृत का ही टीचर हो या चाहे उर्दू का ही अध्यापक हो, सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, 100% यूज़ कर रहे हैं। इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आप रिजल्ट एनालिसिस क्लास टीचर के तौर पे बनाकर देते ही हो, और जो आप रिजल्ट एनालिसिस बनाकर देते हो वो आपका स्टैटिक्स है। बहुत सिंपल सी बात है। विदाउट रिजल्ट एनालिसिस आप कभी भी आप अच्छे से अपने क्लास को समझ नहीं पाओगे। अगर आप क्लास में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी करते हो, मतलब आप छोटा सा मान लीजिए टेस्ट भी लेते हो, तब भी आप एक क्लास के अंदर ही एक एनालिसिस करते हो और लोगों से, बच्चों से बात करते हो और कहते हो कि देखो ऐसा हुआ है, पिछली बार जो टेस्ट लिया था उसमें ये कंडीशन थी, इस बार थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, क्लास बेटर कर रही है, क्लास ने बेटर परफॉर्म किया है। या जैसे मेरे स्कूल में 4 सेक्शंस हैं, ए बी सी डी। तो एक साइंस का है, मैं 12वीं की बात कर रहा हूँ, बी कॉमर्स का है, सी इकोनॉमिक्स विद मैथ्स का है या इकोनॉमिक्स का है, और डी आर्ट्स विदाउट इकोनॉमिक्स का है। तो ये जो टेंडेंसी है पिछले 7 साल से जो मैंने देखा है कि साइंस वाले बच्चे थोड़ा बेटर परफॉर्म करते हैं, कॉमर्स वाले भी लगभग उतना परफॉर्म कर लेते हैं, और इकोनॉमिक्स वाले उससे थोड़ा कम, और आर्ट्स वाले उससे भी थोड़ा कम। हालांकि आर्ट्स के एक बच्चे ने टॉप किया था लास्ट ईयर। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब हमें ये पता है कि ये सेक्शन बेटर परफॉर्म कर रहा है, ये थोड़ा कम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हाउ डू वी नो ऑल दिस थिंग्स? हमें ये सब पता कहाँ से है? ऑब्वियसली हमें एक ही जगह से पता हो सकता है कि हमने कुछ डेटा एनालिसिस किया है, हमने स्टैटिक्स किया है और स्टैट्स हमने निकाले हैं, और इसका मतलब ये है कि वी ऑल आर अवेयर ऑफ स्टैट्स। हमने कैलकुलेशंस करनी आती हैं, हमें डेटा निकालना आता है, हम वो चीज़ ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे हमें डर लगता है। अगर डर लगता है जिन साथियों को, और सभी को लगता है, थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है, अगर मैं भी करने जाऊँ तो एक बार लगेगा। हालांकि मैं तो एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन। आई डोंट हैव बीएड। तो मैंने पीएचडी की हुई है, मैं पीएचडी के थ्रू ही लेक्चरर बना हूँ, और इसके पहले लगभग 12-14 साल में यूनिवर्सिटी में ही था, पढ़ा रहा। तो इसलिए बट द पॉइंट हियर इज़ दैट अगर एग्ज़ाम देना होगा तो एक बार फीलिंग आ ही जाती है। बट ये मान के चलना है कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो फिर हमें डरने की आवश्यकता नहीं है।
तो अगर आप ईमानदारी से ये महसूस करने की कोशिश करेंगे कि आपने स्टैटिक्स के बारे में क्या जानते हैं, क्या सुन रखा है, क्या आपको लगता होगा क्या ये फ़ॉर्मूलाज़ हैं, क्या ये कैलकुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है या बोरिंग थियरीज़ हैं इसमें? अगर ये आइडिया आपका है तो ये आइडिया या अगर आपको लगता है कि मैं तो कभी मैथ्स में अच्छा था ही नहीं, मुझे तो मैथ्स समझ ही नहीं आई कभी, तो आज कहाँ से आ जाएगी, मैं स्टैटिक्स के क्वेश्चन कर ही नहीं पाऊँगा। तो मैं आपको बता दूं कि हम जो ये क्लास करने वाले हैं, हम इस क्लास के थ्रू स्टैटिक्स को इतना आसान बनाने की कोशिश करेंगे कि जिसने कभी नहीं पढ़ा है उसको भी समझ में आ जाए। तो ये प्रयास है, और अगर किसी साथी को ऐसा महसूस होता है कि उसको थोड़ा सा अलग से टाइम चाहिए समझने में, तो हम 1 टू 1 में भी उसको देख सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। द टारगेट इज़ कि जो लोग हैं जुड़े हुए हैं उनको समझ में आए। Okay, so as I said, you are already doing statics. Stats, you are doing it without realizing it, and you use stats every day. जैसे आप कहते हो कि द एवरेज मार्क्स ऑफ माई क्लास आर 68, वो भी स्टैट्स है। या आप बोलते हो 90% स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट टुडे, वो भी स्टैट्स है। या कहते हो कि दिस स्कूल हैज़ अ हायर पास परसेंटेज, वो भी स्टैट्स है। Most students scored between 60 and 70 marks. That itself is stats, and this year result is better than the last year. All of them are stats. So we are doing lots of data analysis. Even घर में जब हम ये कहते हैं कि 4 दिन से बैगन बन रहा है, बैगन बंद कर कुछ और बना लो, या जो है मैं हफ्ते में तो 1 दिन पनीर पनीर खा सकता हूँ, लेकिन हफ्ते में 1 दिन से ज़्यादा नहीं खा सकता। दैट इटसेल्फ इज स्टैट्स। सो स्टैट्स इज एक्चुअली पार्ट ऑफ लाइफ, ये जुड़ा हुआ है हमारे लाइफ से, है ना। जो हमारी सिस्टर्स जुड़ी हुई हैं इस ग्रुप में अभी वीडियो में साथ में क्लास में, तो वो कहती हैं कि देखो ये साड़ी ना मैंने पहन ली है पिछले 5 फंक्शंस में, तो नहीं, एक फंक्शन में पहनी थी तो अब मैं किसी में नहीं पहनूंगी। तो वो भी स्टैट्स है कि एक साड़ी को या एक ड्रेस को हम एक फंक्शन में ही पहन सकते हैं, अगले फंक्शन में नहीं पहन सकते। दैट इज ऑल्सो स्टैटिक्स। सो वी ऑल आर डूइंग इट, राइट। सो इट्स ऑलवेज देयर, इट्स एवरीवेयर, इट्स एवरीवेयर। सो एकदम हर जगह है, इसलिए कोई भी टेंशन की बात है ही नहीं। बात इतनी सी है कि हम उसको थोड़ा एकेडमिक तरीके से पकड़ लें और एकेडमिक तरीके से देख करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाए, इतनी सी बात है। उसमें थोड़ा, हाँ, थोड़ा माइंड, थोड़ा कंसंट्रेशन तो देना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि आप नहीं दोगे तो हो जाएगा, लेकिन उतना तो कर सकते हो। ओके, लुक एट दीज 2 स्कूल्स। यहाँ 2 स्कूल्स की बात की गई है, एक स्कूल ए है और एक स्कूल बी है। ये स्टूडेंट्स हैं, स्कूल ए में 5 स्टूडेंट्स हैं, स्कूल बी में भी 5 स्टूडेंट्स हैं। और अगर आप एवरेज स्कोर निकालोगे तो स्कूल ए का भी 60 आ रहा है और बी का भी 60 आ रहा है। एवरेज स्कोर समझ में आ ही रहा होगा, आप लोग डेटा एनालिसिस करते हैं, रिजल्ट एनालिसिस, है ना। किसी को किसी जगह लगे कि नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ बोल देना। एवरेज स्कोर दोनों का 60 है। अब एक क्वेश्चन है कि आर द स्टूडेंट्स इन बोथ स्कूल्स परफॉर्मिंग सिमिलरली। क्या हम इस डेटा के आधार पर ये कह सकते हैं कि जो 5 बच्चे यहाँ हैं और जो 5 बच्चे यहाँ हैं उनका परफॉर्मेंस एकदम सेम है, क्योंकि एवरेज सेम है, तो क्या परफॉर्मेंस सेम होगी? नो, नॉट एट ऑल। हो सकती है, बट ज़्यादातर चांस है कि नहीं होगी, मे बी, है ना, मोस्ट लाइकली नहीं होगी। तो what will you be able to do after this unit? Okay, so इसका मतलब ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर एवरेज सेम है, नंबर सेम है, परफॉर्मेंस सेम नहीं है, तो कहाँ पे फर्क पड़ रहा है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, and when we complete this session, not today, when we complete stats completely, maybe 5-6 classes, 7 classes maximum, so you will be able to understand educational data. ये चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल डेटा, और यही हमारा लक्ष्य है कि आपको हम समझा लें। रीड टेबल्स एंड ग्राफ्स, calculate and interpret averages, understand variation and standard deviation, understand measurement, reliability and validity, interpret school student performance data, solve UPSC level statics questions। ये हमारा टारगेट है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम ये सेशन कंप्लीट करेंगे स्टैट्स वाला लास्ट क्लास में, तो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, तो आप सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से कर लेंगे। और आपके जो भी 120 में से अगर 12 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो 12 क्वेश्चंस में आप, मुझे लगता है एक आध कोई गलत हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज सारे आप सॉल्व कर लेंगे।
So we are going to see in the next video, like next slide, how can one number describe an entire classroom. How can one number describe an entire classroom? Let us see. One number can tell a story. मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और हमें उन 30 स्टूडेंट्स को एक सिंगल नंबर से डिस्क्राइब करना है कि उनका क्या लेवल है, ठीक है। इमेजिन ए क्लास ऑफ 30। नाउ अब आप एक काम कर सकते हो कि हर एक बच्चे के मार्क्स के उसके नाम के आगे लिख दो और मार्क्स को देखो और देख करके सोचो कि क्या होगा। बट एक और तरीका है कि आप ये सोचो कि ये जो मार्क्स मेरे सामने लिखे गए हैं, इनकी कुछ ना कुछ टेंडेंसी होगी, कुछ ना कुछ, हिंदी में वर्ड होता है प्रवृत्ति। देयर मस्ट बी सम टेंडेंसी, सम प्रवृत्ति, समथिंग लाइक समथिंग दैट आई कैन ऑब्जर्व, सेंट्रल टेंडेंसी कुछ तो होगा जिसकी हेल्प से मैं ये बता पाऊँ कि इस क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है, या मैं ये कह पाऊँ कि अच्छी है, बुरी है या एवरेज है ना। तो इसके लिए इस सेंट्रल टेंडेंसी को पता लगाने के लिए एक क्लास की परफॉर्मेंस को उदाहरण मान के हम ये देखें कि इसको समझने के लिए 3 पैरामीटर्स हैं, और ये 3 पैरामीटर्स आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला पैरामीटर है आपका मीन, दूसरा पैरामीटर है मीडियन, इट्स नॉट मे, इट्स मीडियन, एंड तीसरा पैरामीटर है मोड, राइट। मोड में हल्का सा एच भी प्रोनाउंस होता है बीच में, मोड, राइट। मीन, मीडियन एंड मोड, ये 3 पैरामीटर्स हैं आपके जो सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताते हैं। ये तीनों आपको अलग अलग नंबर उपलब्ध कराएंगे, लेकिन ये तीनों ही नंबर ऐसे नंबर हैं जिनसे हम इन 30 बच्चों की परफॉर्मेंस को एक तरीके से बता सकते हैं कि परफॉर्मेंस उनकी कैसी है, राइट। So the key idea is that a measure of central tendency can tell us where the data is generally centered. ठीक है, हम सेंट्रल टेंडेंसी को देख करके ये बता सकते हैं कि ये डेटा जो है इसका मुख्य जो मिडिल बिंदु है वो कहाँ पे है ना। मेन, मीडियन, मोड। So we will try to know about them in some detail. Starting with mean, सबसे पहले इनकी मीनिंग ही समझ लेते हैं तीनों की क्या है, फिर हम एक एक पे फोकस करेंगे। मीन की बात करते हैं। द मोस्ट फैमिलियर एवरेज, ये तो सबको पता है। जैसे मैं अभी क्लास में गया था, यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपसे क्या पूछा, ये वाला स्लाइड देखिएगा आप। इस स्लाइड में मैंने आपसे पूछा कि 5 स्टूडेंट्स हैं और 60 एवरेज है, तो आप सबने कहा कि हाँ हमें समझ में आ रहा है कि 60 एवरेज कैसे निकला है। ये जो 60 एवरेज निकला है 5 स्टूडेंट्स का, निकालने का जो तरीका है वो क्या है, आप देखिए। ये 5 स्टूडेंट्स हैं, इनके मार्क्स हैं 40, 50, 60, 70, 80। हमने सारे मार्क्स को ऐड कर दिया, है ना। 40, 50, 90, 90, 60, 150, 150, 70, 220, 220 एंड 80, 300। और नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 300 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 60। ये 60 है मीन, राइट। तो अगर आप मान लीजिए कहते हैं एक क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, या मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं, और आप कहते हैं कि इस क्लास का जो मीन है वो 60 है, इसका मतलब है कि दैट द क्लासेस मार्क्स आर सेंटर्ड अराउंड 60। इसका मतलब ये है कि 60 जो है वो ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स 60 हो सकते हैं या 60 के आसपास हो सकते हैं, और क्लास का जो एवरेज है वो 60 है। ये तो आपका मीन हो गया, राइट। Now remember that mean gives us a single numerical summary of data. So like if you have a class in front of you and someone tells you the mean of this class of English half yearly examination is 60, you immediately have an idea that इस क्लास में बच्चों का जो लेवल है इंग्लिश का वो कैसा होगा, आपको आइडिया लग जाता है। सो ये आपका मीन का पहला तरीका है निकालने का, और ये एक टाइप ऑफ मीन है। मीन और भी तरीके की है, और निकालने के तरीके भी थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है, और वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो इसको देख करके ये नहीं सोचना है कि हमें एकदम से आ गया, और ये नहीं सोचना कि समझ में नहीं आया। पॉइंट इतना सा है कि आप इसको समझ गए हैं कि मीन होता क्या है। यस और नो? Alright. Okay. But there is a problem with the mean. The problem is that मान लीजिए एक क्लास है, उसके मार्क्स आते हैं 40, 50, 60, 70, 80,
और दूसरी क्लास है उसके मार्क्स आते हैं 10, 20, 60, 100, 110। दोनों का मीन निकाल के देखेंगे, दोनों का मीन 60 ही आएगा। अब पहली क्लास में तो सारे बच्चे पास हैं और डिस्टिंक्शन जो है 70 के ऊपर एक ही बच्चा है, 80 है ना, वहाँ 110 का अगर मार्क्स है। और क्लास बी में जो मार्क्स आ रहे हैं उसमें तो 2 बच्चे फेल हो गए आपके, 60, 100, 110। अब अगर हम देखें ध्यान से तो दोनों के क्लास टीचर्स का रिजल्ट या दोनों के सब्जेक्ट टीचर का रिजल्ट होगा वो अलग, उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। क्लास बी में 2 बच्चा फेल है, क्लास ए में कोई फेल नहीं है, मीन दोनों का 60 है। तो क्या मीन हमेशा एक सही स्टोरी बताता है? डू दिस टू क्लासेस लुक सिमिलर? नो दे डोंट, क्योंकि दोनों क्लासेस में फ़र्क है। एट द सेम टाइम क्लास बी में 2 टॉपर्स हैं, टेबल टॉपर्स, जो कि क्लास ए में है ही नहीं। इसका मतलब मीन हमें अकेले सारी बात नहीं बता सकता क्लास के बारे में। ये अलग बात है कि वो हमें आइडिया ज़रूर देगा, बट द मीन अलोन डज नॉट टेल अस एवरीथिंग अबाउट अ डेटा सेट। अगर आपको हमने एक डेटा सेट दे दिया, अभी हम क्लास में बच्चों के मार्क्स की बात कर रहे हैं, ये मल्टीपल डेटा होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होगा जो आपके एग्जाम में आएगा, ये आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। और अगर आप प्रिंसिपल बन जाते हैं तो आपको उसमें, या वाइस प्रिंसिपल, तो आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा। जॉब ऑफ प्रिंसिपल इज़ नॉट ईजी, यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ वर्क। हाँ, आपके पास टीचर्स होते हैं सपोर्ट करने के लिए, बट एट द सेम टाइम आपको जानकारी तो होनी पड़ेगी। तो मीन अकेले सारी बातें नहीं बता सकता है, राइट? तो हमें कुछ और नंबर चाहिए होंगे इसको जानने के लिए कि ये मीन क्या है, मीन के अलावा नंबर्स है। और इसीलिए दूसरा जो नंबर है वो है मीडियन। मीडियन इज, जैसा लग रहा है, मिडिल वैल्यू, जो सबसे बीच में है वही मीडियन है। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट। अब मान लीजिए कि आपकी क्लास में बच्चों के मार्क्स हैं 20, 35, 45, 60, 75। ये बच्चों के मार्क्स हो गए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 75 को पहले लिख लेते, 20 को बाद में लिख लेते, 45 को पहले लिख लेते, 60 को उसके पहले लिख लेते। हम कैसे भी किसी भी ऑर्डर में लिख सकते थे। और ऐसा तो है नहीं कि रोल नंबर 1 वाले का 20 आएगा और रोल नंबर 2 वाले का 35 आएगा। वो तो किसी रोल नंबर का कोई भी नंबर आ सकता है। तो हमें करना क्या है मीडियन को समझने और निकालने के लिए? हमें ये करना है कि सबसे पहले हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। तो हम ये देख रहे हैं कि 20 के बाद 35, 30 बाद के बाद 45, 45 के बाद 60 और 60 के बाद 75। ये हमारा ऑर्डर है अगर हम इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े के क्रम में। सबसे पहले हमारे पास जो डेटा है उसको हम छोटे से बड़े के क्रम में लिख देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो डेटा सेट हमारे पास है ये ऑड नंबर में है या इवन नंबर में है। तो अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ये ऑड नंबर में है। तो ऑड नंबर में होगा तो सबसे जो बीच में है, यानी सबसे सेंटर में जो है, वो आपका हो जाएगा मीडियन। जो सबसे सेंटर में है वो मीडियन हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल आपका आंसर बन गया कि 45 इसका मीडियन है, राइट? 45 इज द मीडियन। ये बहुत आसान तरीका हो गया कि सबको सिंपल लाइन में लिख दो, सबसे छोटे से बड़े के क्रम में, और फिर देख लो सेंटर में कौन सा है। जो सेंटर में है वो मीडियन है। मीडियन भी आपको एक कहानी बताता है कि इस क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है, या इस डेटा सेट की परफॉर्मेंस, ये डेटा जो हमारे सामने है, इस डेटा में कौन सा ऐसा बिंदु है जो एकदम सेंटर में पड़ रहा है। मीडियन अगर मान लीजिए तो ऑड नंबर था, पर अगर मान लो इवन नंबर होता, ये 5 की जगह 6 होता, तब तो बीच में 2 आ जाते। तब क्या करते हैं हम? नाउ लेट अस सी। ये वाला आप डेटा सेट देखिए, 20, 35, 45, 60, 75, 90। यहाँ पे 6 डेटा सेट हैं, 6 डेटा हैं, डेटम है इस सेट में। और सेंटर में अगर आप देखेंगे तो 2 आ गए, 45 भी आ गया, 60 भी आ गया। 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, सेंटर में 2 हैं। तो हमें जब मीडियन निकालना होगा और इवन नंबर में डेटा होंगे, ऑब्जर्वेशंस इवन नंबर में होंगी, तो हम जो बीच वाले एकदम सेंटर में 2 हैं उन दोनों का प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। सो हमने 45 यहाँ से लिया, 60 यहाँ से लिया, 45 प्लस 60 किया 105, 105 को डिवाइड किया 2 से, तो हमारा गया 52.5। तो ये हमारा हो गया मीडियन इस डेटा का। मीडियन भी हमें एक कहानी बताता है
और हमें समझाने की कोशिश करता है कि इस क्लास की परफॉर्मेंस, इस डेटा सेट की परफॉर्मेंस कैसी है. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट मीन इज एवरेज एंड मीडियन इज मिडिल. ये दो मैंने आपको बताया, मीन इज एवरेज एंड मीडियन इज मिडिल. ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं. अंडरस्टूड? मीन एंड मीडियन. Yes, sir. Okay, great. Now the third one is mode. Okay, mode का मतलब है कि what occurs most often. सबसे ज्यादा बार कौन सा डेटा आ रहा है. अभी तुमने छोटा छोटा डेटा सेट लिया था तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा था, लेकिन जब बड़ा डेटा सेट होगा, मान लो 50 बच्चों की क्लास है और हम मार्क्स देख रहे हैं, तो कुछ मार्क्स तो रिपीट होंगे. जौन सा मार्क्स रिपीट हो रहा है, राइट, लुक एट दिस मार्क्स 40 50 60 60 60 70 80. यहाँ पे सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा हो रहा है? 60 60 60 तीन बार आया है, 40 एक बार आया, 50 एक बार आया, 70 एक बार आया और 80 एक बार आया. So which score occurs most frequently? 60. Therefore, mode is 60. Simple. The value that occurs most frequently. जो सबसे ज्यादा बार वैल्यू आती है उसे कहते हैं मोड, राइट. अगर एक बड़ा डेटा सेट है, 50 बच्चों का है, या आप ये मान लो कि पूरी 12वीं का ले लो, चारों सेक्शन का, अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं, 200 बच्चों का डेटा सेट उठा लो और उठा करके आप उसमें मार्क्स को उनको चेक करो कि कितने सबसे कौन सा रिपीट हो रहा है, और आपको लगता है कि 55 है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी है. रिपीट होने को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये वर्ड याद रखना, फ्रीक्वेंसी. रिपीट होने को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. तो मान लो कि 200 बच्चों में 50 मार्क्स जो है वो 70 बच्चों के हैं, है ना. तो 70 उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 50 की, और मोड क्या हो गया? 50 हो गया. यहाँ पर जैसे मोड 60 हो गया. तो ये मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों हैं जो आपको याद रखने हैं. मोड इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली. जो बार बार आता है वो मोड होता है. ये हमें याद रखना है, और इन तीनों पे क्वेश्चंस यूपीएससी में 100% बनेंगे. ओके. So mean, median and mode can give us different answers. So which one should we use? क्वेश्चन ये है कि हमें मीन अलग आंसर देगा, मीडियन अलग आंसर देगा और मोड अलग आंसर देगा. तीनों का टारगेट एक ही है, एक डेटा सेट को इंटरप्रेट करना. आपको एक डेटा सेट दिया गया है, एक डेटा का समूह दिया गया है, और आपको उसकी व्याख्या करनी है और ये बताना है शॉर्ट में कि डेटा कैसा परफॉर्म कर रहा है, या क्लास में बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. या मान लीजिए आपने 1947 से लेकर के 2026 तक सारे प्रधानमंत्रियों की जो लाल किले से दी गई स्पीच है, उसमें उसके कुछ उसमें कितनी बार कितनी नई घोषणाएं की गई, उनका नंबर निकाल लिया, है ना, 47 से 26 तक. तो हर साल के में 5 7 4 3 8 10 ऐसे करते करते चले गए आप. तो आप बता सकते हो कि मीन क्या है, मीडियन क्या है और मोड क्या है, तो आप निकाल लोगे. बट क्वेश्चन यहाँ पे है कि हम माने कौन सा है. दैट इज वेयर योर स्टैटिक्स क्लास बिकम्स इंटरेस्टिंग, राइट. इट इज नॉट जस्ट फॉर्मूला टीचिंग. वी हैव टू फाइंड आउट कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है और हम कौन सा माने. सो नाउ वी गो टू द सेकेंड स्लाइड which I have for you here. Okay. Right. So this is, I think, slide 4. Sorry, I'll have to open it. Give me a minute. Give me a sec, please. Right. Please open. Okay, so I hope mean, median, and mode at the outset is clear to everyone, and I can move ahead and talk more about it. Does anyone have any question, please, at this time? No, thank you. All right. So at part 1 where we completed, we knew mean, we knew median, and we knew mean, we knew median, and we knew mode. Okay. Now the question here is that what is beyond that? उसके बाद क्या करना है? और हमने देखा तीनों हमें डिफरेंट आंसर्स दे रहे थे. द करेक्ट चॉइस डिपेंड्स ऑन द शेप एंड पर्पस ऑफ डेटा, राइट. डेटा का शेप देखेंगे, डेटा का पर्पस देखेंगे,
उसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे मीन से हमारा फ़ायदा हो जाएगा, मीडियन से फ़ायदा हो जाएगा या मोड से फ़ायदा हो जाएगा। सो टुडे वी विल लर्न कैलकुलेशन, इंटरप्रिटेशन एंड सिलेक्शन, right? And the exam that you're going to appear for will also touch a test formula. Other than formula, it will test your judgment. आपको हो सकता है एक डेटा सेट दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस वाले मामले में इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, और चारों स्टेटमेंट में से आपका तीन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट मीन पे हो, एक मीडियन पे हो और एक मोड पे हो, और एक नन हो जाए या कुछ और हो जाए, और आपसे कहा जाए कि कौन सा डेटा सेट, कौन सा जो ऑप्शन है वो बेस्ट रिफ्लेक्ट करेगा अगर हम इस डेटा सेट को समझना चाहें तो अगर आप इन तीनों चीज़ों को जानते होंगे तभी तो आप आंसर दे पाएंगे, है ना? All right. So we will talk about calculating mean, median, and mode in different series. We will talk about the weighted and combined means. We will try to trust group data, study group data. आउटलायर्स क्या है, स्क्यूनेस क्या है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। और सूटेबल एवरेज क्या होता है, मोस्ट सूटेबल एवरेज क्या होता है, ये कुछ टर्म्स हैं जो हमारे काम के हैं। सो वी विल ट्राई टू स्टडी देम। उसके पहले जो बच्चे नए हैं, जो टीचर्स नए हैं, बच्चे ओके नए हैं जो साथी, उनके लिए हम थोड़ा सा नए, मतलब स्टैट्स रिन्यू है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसको रीड कैसे करें, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्या लिखा हुआ है। नाउ दिस इज एक्स बार, हम इसको क्या पढ़ते हैं, एक्स बार। एक्स बार, एक्स के ऊपर एक लाइन होती है और वी रीड इट एज एक्स बार। इसका मतलब होता है अरिथमेटिक मीन। जो मैंने अभी आपको मीन निकालना सिखाया उसको हम एक्स बार से रेफर करते हैं। रिमेंबर एक्स बार। नाउ दिस इज कॉल्ड सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं उन सबको जोड़ दिया जाए। तो मान लीजिए एक्स की एक क्लास में 20 बच्चे हैं और 20 बच्चों के मार्क्स, या चलो 5 मान लेते हैं, एक क्लास में 5 बच्चे हैं और उनके मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50 हैं। तो उन सारे को अगर आप जोड़ दोगे तो आप बोलोगे सिग्मा एक्स, जहाँ एक्स वो मार्क्स हो गए 1, 2, 3, 4, 5, और सिग्मा एक्स का मतलब हो गया कि सारे को जोड़ करके एक साथ रखा गया, तो ये सिग्मा एक्स हो गया। ये याद रखना है। एन का मतलब है उस क्लास में कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं तो एन का मतलब एन कैपिटल रहेगा, याद रखना। कैपिटल एन मीन्स द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। किसी डेटा सेट में कितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस हैं। डेटा सेट में जो सिंगल एंट्री होती है उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जैसे 5 अगर एंट्री है तो 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, कि कोई भी डेटा सेट में एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार आई है। जैसे हमने देखा था कि मोड 60 था, 3 बार आया था, तो वहां पे 60 की जो फ्रीक्वेंसी एफ है वो 3 हो जाती है। अब सिग्मा एफ अगर हम कर दें, सिग्मा को एफ से एफ के साथ रख दें, तो इसका मतलब हो जाता है कि जो मान लीजिए 60 की फ्रीक्वेंसी 3, 70 की फ्रीक्वेंसी 2 और 50 की फ्रीक्वेंसी 4, तो ये फ्रीक्वेंसीज को जोड़ दिया गया। 60 की मैंने कहा 3, 2 ले लिया, 70 की 3 ले लिया, 5 हो गया, और 80 की 2, उसको 2 उठा लिया, 7 हो गया। तो सिग्मा एफ एक्स जो हो जाएगा, सिग्मा एफ जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जो भी 3, 2, 5, 2, 7 आपका आया। अभी आगे और क्लियर हो जाएगा, डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। बस आप ये याद रखो कि एक्स बार क्या है, सिग्मा क्या है, एन क्या है और एफ क्या है। मैं बार बार बताऊंगा, जिनको पता है उनको तो पता ही है। ओके, yes, any question? Somebody is asking something. Okay, let me close all these unnecessary options part 1. Okay, all right. Symbols are shortcuts, ये याद रखने की बात है। अब आगे चलते हैं। What happened? Why is it not moving? Sorry, let me check. It's not moving. I have to close it and get it back. Yes, now it's moving. Okay, so symbols के बाद चलते हैं हाउ टू रीड बेसिक मैथमेटिकल साइंस। अगर आपको पहले से ही पता है, ये इज इक्वल टू पढ़ा जाता है, इसको मल्टीप्लाइड पढ़ते हैं,
ये वाला सिंबल देख लीजिएगा, जो मैथ से नहीं है उनको पता होना चाहिए। दिस मीन्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, या ये भी कह सकते हो नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू। ठीक है, जैसे 2 और 2.01 ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है और इक्वल नहीं है। और अगर स्क्वायर लगा हुआ है x के ऊपर स्क्वायर, तो उसको स्क्वायर पढ़ते हैं। ये वाला सिंबल जो है आपका, इसको हम स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, अगर आपको नहीं है पता तो मैं आगे पढ़ूंगा बता दूंगा। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, मॉड x। एंड यहाँ पे हम x की जो वैल्यू होती है इसको मॉड x पढ़ते हैं, और इसको हम x में माइनस या प्लस के बिना पढ़ते हैं, मानते हैं। तो मान लीजिए कि एक डेटा सेट आपको दिया गया जहाँ पे ऑब्जर्वेशन है -5, -4, -3, -2। तो अगर आप मॉड x लिखेंगे तो ये बगल में दोनों लाइन खींची रहेगी, तो उसका मतलब है कि -5 में से माइनस को हटा देंगे और 5 मान लेंगे उसको। ये कहाँ पे यूज होगा मैं आपको बताऊंगा आगे। सो अगर आपको कोई भी पॉइंट हल्का सा ट्रिकी लगता है, कम समझ में आता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। वी विल पिक दैट अप अगेन जहाँ पे भी यूज होगा। 5 step ways to read any formula, चलो बाद में बात करते हैं इस पे। Now these are the some pronunciations that you should remember। जो मीन हमने यार निकाला था उसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं, अरिथमेटिक। इसको प्रोनाउंस करते हैं अरिथमेटिक। इंटरव्यू के लिए भी याद रखना होगा, क्या पता कोई क्वेश्चन पूछ ले, अरिथमेटिक राइट। अरिथमेटिक नहीं कहते, अरिथमेटिक कहते हैं। अरिथमेटिक मीन, मीडियन को मीडियन पढ़ते हैं, मीडियन, और मोड को मोड प्रोनाउंस करते हैं। दिस इज टर्म फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। आपका माइक तो ऑफ ही है, आप बोल करके ट्राई कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी इसको प्रोनाउंस करते हैं। और अगला है स्क्योनेस, स्क्योनेस। स्क्योनेस होता है लैक ऑफ सिमेट्री इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक डेटा सेट है जहाँ पे कोई सिमेट्री ही नहीं है। सिमेट्री का मतलब कोई आपको तारतम्य दिख ही नहीं रहा है, उस डेटा को लग रहा है कि यार इसमें सब कुछ अलग ही अलग है क्या, तो वो आपका स्क्योनेस हो गया। उसके बारे में अलग से बात करेंगे। ओके, सो मीन, मीडियन और मोड हम कर चुके हैं, तो उसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। चलो रिकैप कर देते हैं। मीन का मतलब हो गया एवरेज, मीडियन का मतलब हो गया घटते से बढ़ते क्रम में लिखोगे तो जो सबसे मध्य में आ रहा है, अगर ऑड नंबर है तो सबसे बीच वाला, और इवन नंबर है तो जो बीच में दो आए हैं उनका एवरेज। और मोड का मतलब हो गया कि कौन से वाले ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ओके, सो मीन, मीडियन और मोड, नो सिंगल एवरेज इज ऑलवेज बेस्ट। हम कभी ये नहीं कह सकते कि ये वाला एवरेज बेस्ट है और ये वाला यूजलेस है, क्योंकि कुछ मामलों में एक एवरेज, एक मीन काम करेगा, कुछ मामलों में मीडियन काम करेगा, कुछ में मोड काम करेगा। लेकिन इन सभी में कुछ ना कुछ कमियां हैं। कमियां क्या हैं? जैसे मीन यूजेस एवरी ऑब्जर्वेशन। अगर आप मीन की बात देखेंगे तो उसमें अगर 10 ऑब्जर्वेशन हैं, मान लो 10, 20, 30, 40, 50, 30, 40, 20 है, तो ये सारे ऑब्जर्वेशन जो 10 के 10 हैं वो सारे को ऐड करेगा और फिर उसको सारे से डिवाइड करेगा एवरेज निकालने का। तो एक तरीके से देखो तो मीन बेस्ट है, क्योंकि वो सारे ऑब्जर्वेशन को ले रहा है, किसी को छोड़ नहीं रहा है। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज को रिएक्ट करता है। अब मान लीजिए मैंने आपको एक डेटा सेट दिया और मैंने कहा कि 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों के मार्क्स हैं 20, 30, 40 और 50। अब आप इसका मीन निकालो, तो बड़ा आसान अरिथमेटिक मीन निकालो। आप बोलोगे 20, 30 हो गए 50, 50 और 40 हो गए 90, 90 और 50 हो गए 140। कितने नंबर थे? 4। 140 को 4 से डिवाइड कर दिया, आ गया 35, तो इसका मीन तो 35 हो गया। अब सोचिए मैंने अगर इसमें एक नंबर को ऐड कर दिया और वो नंबर 10, 20, 30, 40, 50 नहीं, ये 4 तो हो गए, वो पांचवा नंबर जो है वो है 200। ठीक है, और हमने अब मैंने कहा अब मीन निकालो। अब पांचों उठा लो, आप पांचों को ऐड करो। जो पहले हमने ऐड किया था 20, 30, 50, 50, 40, 90, 90, 50, 140 और 200 जोड़ दिया, 340 आ गया। टोटल नंबर कितने हुए? 5। 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो 340 को। इफ वी डिवाइड 340 बाई 5, व्हाट वी गेट? 5, 5, 6 जा 30 एंड 5, 8 जा 40, 68। 68 हमारा मीन आता है, अरिथमेटिक मीन, जो कि डेटा सेट में 5 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 4 स्टूडेंट्स से ज्यादा है।
और एक स्टूडेंट जिसका 200 है उससे बहुत कम है, तो क्या इस मामले में अरिथमेटिक मीन ने हमें सपोर्ट किया? क्या हम उससे कोई डेटा सेट को ऑब्जर्व कर पाए? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सो मीन रिएक्ट्स टू एक्सट्रीम वैल्यूज, जो सबसे ज्यादा वाली वैल्यू है, सबसे कम वाली वैल्यू होती है, उसकी भावनाओं का भी मीन सम्मान करता है। और इसीलिए जब डेटा सेट में बहुत सिमेट्री ना हो तो मीन यूजलेस हो जाता है। सिमेट्री का मतलब आसपास डेटा हो, थोड़ा दिखे कि हाँ डेटा में समझदारी है, तब तो मीन काम करेगा, अदरवाइज मीन बिल्कुल काम नहीं करेगा। मतलब मीन निकाल दोगे आप, बट उसका उससे आप ज़्यादा समझ नहीं पाओगे। अब मीडियन की क्या प्रॉब्लम है, ये भी पूछ सकता है कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसकी प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, या आपको यही 4 स्टेटमेंट दे दिया, बोला बताओ कौन सा सही है, ये सब कुछ भी पूछ सकता है, राइट। मीडियन क्या करता है, ये एक्सट्रीम वैल्यूज को रेजिस्ट करता है और एग्जैक्ट डिस्टेंसेस को इग्नोर कर देता है। मीडियन कैसे निकाला आपने, अगर वही डेटा सेट ले लो आप, 20, 30, 40, 50 और 100, राइट। अब इसमें 5 ऑब्जर्वेशन हैं, 20, 30, 40, 50, 100। यहाँ पे अगर आप देखो बीच वाला कौन सा है, 20, 30, 40, बीच वाला 100 है, सबसे मिडिल में 100 है, तो मीडियन क्या हो गया, माफ करना, 20, 30, 40, सबसे बीच में 100 है, 40 है, तो मीडियन क्या हो गया, 40 हो गया। अब 40 क्या कर रहा है, ये एक्सट्रीम वैल्यू को रेजिस्ट करता है। एक वैल्यू जो 200 भाग गई है उसको, उसका इसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। 40 is unaffected by that extreme value, and therefore 40 the median will also not give you the true picture of the data। आप उस डेटा की सही पिक्चर को समझ नहीं पाओगे, इसलिए मीडियन भी यहाँ पे फेल करेगा, राइट। और एग्जैक्ट डिस्टेंस को भी नहीं बताता कि 40 जो है वो एवरेज से कितना दूर है, किस स्टूडेंट से क्या डिस्टेंस है, वो भी नहीं बताता। Therefore median will also fail in a data where symmetry is not there। हालांकि हम निकाल तो सकते ही हैं। Now if we talk about the mode, mode में क्या दिक्कत है, मोड सबसे कॉमन कैटेगरी है, राइट, कॉमन वैल्यू है, या सबसे, आप मान लीजिए कि इस डेटा में 20, 30, 40, 50, 60 और 200, इसमें तो कोई मोड है हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे डेटा एक ही बार आ रहे हैं, तो मोड कहाँ आया, जब फ्रीक्वेंसी नहीं तो मोड ही नहीं, है ना। जब फ्रीक्वेंसी होगी तभी तो मोड होगा, तो एक तो वहाँ पे फेल हो गया। दूसरा ये है कि अगर मोड तब भी फेल हो सकता है जब डेटा सेट बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल ना हो। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो तीनों ही जो हैं वो सिंपल डेटा पे तो काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बट अगर डेटा कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो वहाँ पे वो तीनों ही कह सकते हैं कि हार मान लेते हैं, दम तोड़ देते हैं। और देयरफॉर वी हैव टू बी केयरफुल। अब हमें ये सब पता लगाना पड़ेगा कि हम कहाँ पे कौन सा डेटा यूज़ करें। जब हम एमसीक्यूज करेंगे तो आपको ये बातें क्लियर होंगी। अब हम फिर से एक बार जो हमने मीन, मीडियन और मोड निकाला था उसको थोड़ा हम मैथमेटिकल फॉर्मूला के साथ निकाल लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला वाला भी ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। एक आपके सामने मीन, अरिथमेटिक मीन निकालने का एक फॉर्मूला दिया गया है, और फॉर्मूला कहता है कि एक्स बार इज इक्वल टू, आप इसको इज इक्वल टू पढ़ सकते हो या इक्वल्स पढ़ सकते हो, आपकी चॉइस है। एक्स बार इक्वल्स सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। अब यहाँ पे जो नॉन मैथ्स के बच्चे हैं उनको लगेगा ये सिग्मा एक्स क्या है भाई। मैंने बताया था आपको, मान लीजिए कि आपकी 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो सिग्मा एक्स का मतलब है कि सारे 5 को जोड़ दो। तो जो मैंने आपको बताया कि 20, 30, 40, 50 और 200 हैं, उन सबको हमने ऐड किया तो क्या आया था, 20, 30 का 50, 50, 40, 90, 90, 50, 140, 150 और 200, 340, 340, 340 आया। तो सिग्मा एक्स जो है वो 340 है। जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं सबको ऐड कर दिया गया है। और एन का मतलब है कितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस हैं, तो उस वाले केस में 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, राइट। तो 340 डिवाइडेड बाई 5, वो एक्स बार आपका मीन निकल जाता है। ये आपको पढ़ने में आना चाहिए। नाउ यहाँ पे आपको हम मीन जो अरिथमेटिक मीन है वो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको बता दिया। अगर किसी साथी को नहीं आया तो प्लीज़ बोलेगा कि नहीं आया, तो मैं दोबारा कराऊंगा। ओके,
आगे चलते हैं। अब ये नई एंट्री है जो आपके सामने आ रही है, मीन विद फ्रीक्वेंसीज, जो अभी हमने मीन निकाल। जी सर जो लास्ट स्लाइड थी उसमें जो लास्ट पॉइंट था द सम, हाँ अभी अब शायद उसमें ही है, सॉरी, नेक्स्ट वन, हाँ द लास्ट पॉइंट द सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम द मीन इज 0। ओके, द सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम द मीन इज 0 का मतलब ये है कि जैसे वही डेटा सेट ले लेते हैं 20, 30, 40, 50 और 200 ले लेते हैं, ठीक है। ये हम डेटा सेट ले लिए और इसमें कुल 5 या 6 डेटा हैं। अब हमने मीन निकाला, तो हमारा मीन कैसे आएगा, हमने सारे को ऐड किया, आ गया। चलो 200 को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, 20, 30, 40, 50 ले लेते हैं, है ना। 20, 30, 40, 50, 60 भी ले लो, 5 हो जाएंगे, ठीक है। 20, 30, 40, 50, 60 हमने ले लिया। सिग्मा एक्स का मतलब हो गया कि हमने सारे को ऐड कर दिया, 20 में प्लस 30 50 हो गए, 50 प्लस 40 90 हो गए, 90 प्लस 50 140 हो गया, 140 प्लस 60 200 हो गया। 200 सिग्मा एक्स हो गया 200, और एन नंबर कितने हैं, 5 हैं, तो हमने 200 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया मीन, 40 आ गया। हमारा एक्स बार क्या है, 40 है। अरिथमेटिक मीन क्या है, 40 है। क्लियर। नाउ अरिथमेटिक मीन 40 हो गया। आखिरी की लाइन कह रही है द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन इज 0। अब आप डेविएशन निकालिए। जो पहला वाला आपका ऑब्जर्वेशन है वो 20 है, उसका डेविएशन मीन से कितना है, 40 माइनस 20, तो 20 आ गया। जो दूसरा वाला ऑब्जर्वेशन है वो 30 है, उसका डिविएशन कितना है, 40 में से 10 -10। और जो तीसरा वाला है उसका डिविएशन वो तो 40 है, ये 0 हो गया, है ना। और जो चौथा वाला 50 है उसका +10 हो गया, और जो पांचवा वाला 60 है उसका +20 हो गया। अब आप इन सारे डिविएशंस को ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि -10 ने -10 को कैंसिल कर दिया, -20 को -20 को कैंसिल कर दिया, 0 ही बचा। So that is the sum of deviations from the mean is 0. Okay. ऐसे ही क्वेश्चन सबसे पूछ लेगा। आपका नाम, सुशीला सर। हाँ ओके, मैं सुशीला, राइट। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन सबसे पूछ लेगा, आपको लगेगा अरे बाप रे ये क्या पूछ लिया, बल्कि अब देखो कुछ नहीं है इसमें। द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन इज 0 सुशीला मैम, और हमें लगेगा कि यार क्या पूछ रहा है ये, तो है बहुत आसान। वो कहते हैं ना, ऑल दैट वी हैव टू फियर इज द फियर इटसेल्फ, उसमें बस फियर का ही मामला है। ओके, बट मीन जो अरिथमेटिक मीन है, इज दैट ऑल, क्या वो इकलौता मीन है जो हमें पढ़ना है, क्या वही पूछेगा, नहीं। देयर आर 3 और 4 टाइप्स ऑफ मीन दैट कैन बी आस्क्ड, और सारे ही आसान है, ऐसा नहीं है। ये फॉर्मूला याद रखना, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, और इसमें तीनों को मीनिंग याद रखना। जिन लोगों का मैथ्स न्यू है प्लीज। ओके, मीन विद फ्रीक्वेंसीज। अब ये अगला मीन निकालने का तरीका है। यहाँ पे जो मीन निकलेगी वो अरिथमेटिक मीन और ये मीन दोनों सेम होंगे, यानी वहां पे भी अगर 40 आ रहा है तो यहाँ पे भी 640 ही आएगा। बट बात यहाँ पे ये है कि ये दूसरा तरीका है निकालने का। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर जब एक तरीके से निकल जा रहा है तो दूसरा तरीका क्यों सिखा रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा तरीका बनाया ही क्यों गया जब एक तरीके से निकल जा रहा था। आंसर ये है फ्रेंड्स कि जो मीन हम निकाल रहे हैं बहुत सिंपल डेटा सेट ले रहे हैं। डेटा सेट अलग अलग तरीके का होता है और अलग अलग डेटा सेट के लिए अलग अलग फार्मूलाज यूज होते हैं। हम तो बहुत बेसिक देख रहे हैं, है ना। तो अब 4-5 प्रकार के मीन निकालने के तरीके हैं, 4-5 प्रकार के डेटा सेट के लिए, और वो हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि ये हो सकता है कि हमें वो 4 तरीके का डेटा सेट दे दे। Okay, I will get you. Let me conclude the class, right? तो अगर हमारे पास 4-5 तरीके के डेटा सेट आ गए डियर कलीग्स, तो फिर क्या होगा, हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन सी वाली मीन निकालने का तरीका सही है। अगर मान लो एक्स तरीके से, मान लो हम अरिथमेटिक मीन तरीके से गए और हमें लगा आधा घंटा, मान लो मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं, और हमें मीन विथ फ्रीक्वेंसीज से वो काम 5 मिनट में हो रहा है या 2 मिनट में हो रहा है, तो हम मीन विथ फ्रीक्वेंसीज ट्राई करेंगे ना। तो इसलिए यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये 4-5 तरीके से मीन निकालने आना चाहिए। अब हो सकता है आप प्रिंसिपल बनने के बाद इसको कभी ना यूज करो, लेकिन फिलहाल वो गेट को तोड़कर एंट्री करने के लिए चाहिए होगा। ओके, तो मीन विथ फ्रीक्वेंसीज क्या होता है, व्हेन अ स्कोर रिपीट्स मल्टीप्लाई इट बाय इट फ्रीक्वेंसीज।
अगर एक डेटा सेट में एक स्कोर है जो बार बार आ रहा है तो हमें क्या करना है, हमें उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हमारा डेटा सेट में मान लीजिए कि हमारा डेटा सेट ऐसा है 20 20 20 30 30 30 40 40 40 50 50 60 60 30 40 50 50 60 60 70 70 60 60 60। अगर ऐसा डेटा सेट है तो आप ध्यान से देखो तो इसमें 60 कई बार आ गया, रिपीट हो गया, 20 कई बार रिपीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्या हम सबको ऐड करते बैठे रहेंगे? नहीं, उसके लिए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है। वो क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ निकालना आसान है, हालांकि अब तो एआई का जमाना है, उठा के दे दो, ये चैट जीपीटी को निकाल देगा, बट एनीवे हमको सीखना है। सो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, राइट। ये फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला जो मैंने आपको याद कराया वो था सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा, सॉरी माफ करना, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। और दूसरा फॉर्मूला जो मैं आपको याद करा रहा हूँ, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। अब आपसे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपसे कह देगा विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज आउट ऑफ द 4 इज इनकरेक्ट, और आपको एक्स बार यानी अरिथमेटिक मीन निकालने का ही 4 फॉर्मूला दे देगा। 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, आपको पहचानना होगा गलत कौन सा है, राइट। ये भी आप सामने से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बेसिक फॉर्मूलाज हैं और हम इनको करके देखते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। अब ये क्या है, पहले तो फॉर्मूला समझ लो आप। एफ का मतलब है कि कोई नंबर कितनी बार आ रहा है। मान लो 25 टाइम्स आ रहा है, 34 टाइम्स आ रहा है, 55 टाइम्स आ रहा है, तो एफ का मतलब कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी। एक्स का मतलब वो ऑब्जर्वेशन कौन सी है, जैसे 20 एक ऑब्जर्वेशन है, 30 एक ऑब्जर्वेशन है, 40 ऑब्जर्वेशन है, 60 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। 2 ही चीजें हैं। और एफ एक्स का मतलब है, एफ एक्स का मतलब है कि अगर 24 टाइम्स आया है तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 4, अगर 35 टाइम्स आया है तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 को 30 मल्टीप्लाइड 5 में जोड़ देना है, ये हुआ सिग्मा एफ एक्स। यानी जितने भी एफ को एक्स से मल्टीप्लाई किया गया है उनको आपस में जोड़ देना है। अभी एक एग्जांपल दूंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। अब एग्जांपल ही देख लेते हैं। लुक एट दिस, आपके सामने एक डेटा सेट है और एंट्री है, ऑब्जर्वेशन 40 है, ऑब्जर्वेशन 50 है, 60 है, 70 है, 4 हो गए, ठीक है। और 40 आ रहा है 2 टाइम्स, 50 आ रहा है 3 टाइम्स, 60 आ रहा है 4 टाइम्स, 70 आ रहा है 1 टाइम। तो 40 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, 50 की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, 60 की फ्रीक्वेंसी 4 हो गई और 70 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। अब हमें निकालना है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कैसे निकलेगा, जितना भी एफ है फ्रीक्वेंसी है सबको ऐड कर दो, 2 + 3 + 4 + 1, 2 3 5 5 4 9 9 1 10, ये हो गया सिग्मा एफ। यानी टोटल ऑब्जर्वेशंस डेटा सेट में कितनी है, 10 है, तो सिग्मा एफ कितना हो गया, 10 हो गया। अब हमें निकालना सिग्मा एफ एक्स, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, हमें इस फॉर्मूला में सिग्मा एफ एक्स निकालना था और सिग्मा एफ निकालना था। सिग्मा एफ का मतलब कुल कितनी एंट्री है वो हमने निकाल लिया। यहाँ पे 10 है, आपको यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, लेकिन 40 तो 2 बार आया, 50 3 बार आया, 60 4 बार आया और 70 1 बार आया। इसका मतलब कुल कितने हो गए, 10 हैं। टोटल 10 एंट्रीज है, तो सिग्मा एफ कितना हो गया, 10 हो गया। और सिग्मा एफ एक्स का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो 40 है 2 बार आया है तो इसको 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 80 हो गया। 50 3 बार आया तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 150 हो गया। 64 बार आया तो 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 240 हो गया। 70 एक बार आया तो 70 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 70 हो गया। और ये एफ एक्स सारे हो गए, और सारे एफ एक्स को जोड़ दोगे तो सिग्मा एफ एक्स मिल जाएगा, वो 540 हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, सिग्मा एफ एक्स को सिग्मा एफ से डिवाइड कर दो। सिग्मा एफ एक्स क्या आया, 540 आया। सिग्मा एफ क्या आया, 10 आया। 540 को 10 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 54 आ गया। मीन कितना है, 54 है। द क्लास सेंटर इज 54 मार्क्स, यानी क्लास में जो बच्चों के मार्क्स आए हैं उसका सेंटर 54 है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी, मीन फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी टेबल है। नाउ इफ यू आस्क मी कि सर क्या हम अरिथमेटिक वाला यूज करते तब भी 54 ही आता, यस।
आंसर तभी 54 ही आएगा। लेकिन वहाँ पे हमें टाइम लगेगा, यहाँ पे टाइम कम लगेगा। अगर बहुत बड़ा डेटा सेट होगा, अभी तो मान लो 42 बार आया, 53 बार आया, मान लो 40 10 बार आता, 50 30 बार आता, 60 25 बार आता, तो क्या करते, हमारे लिए निकालना आसान हो जाता इस फॉर्मूला से। x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। ये हमारा मीन विद फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, ये हमने दो तरीके से मीन निकालना सीख लिया। पहले तो हमने तीन तरीके से कह सकते हो। पहला तो हमने ऐसे ही निकाल दिया था, जोड़ करके डिवाइड कर दिया। दूसरा हमने फॉर्मूला से निकाला x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। और तीसरा जो हमने निकाला है वो निकाला है हमने इस फॉर्मूला से, सिग्मा एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। ये आपका हो गया राइट। चलो आगे चलते हैं। ओके, हमने निकाला मीन फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी टेबल। अब हम एक और मीन निकालना सीखेंगे। ये थर्ड फॉर्मूला है और इसके बाद मैं आज की क्लास यहाँ स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि जिससे आप बहुत कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से पिक करूंगा। आपको टाइम लगेगा तो आप लोग ये क्लास चलते फिरते सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। दोबारा, अज्यूम्ड मीन सेव्स टाइम। एक और पॉइंट है अज्यूम्ड मीन। पहले हमने कहा कि अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं, फिर हमने कहा मीन विद फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। अब हम करें अज्यूम्ड मीन निकाल लेते हैं। ये एक अज्यूम्ड मीन निकालने का तरीका है। यहाँ पर भी 54 ही आएगा, याद रखना। तीनों मीन एक ही आएंगी, चाहे आप अरिथमेटिक तरीका अपना लो, चाहे आप फ्रीक्वेंसी अपना लो, चाहे आप ये अज्यूम्ड मीन का तरीका अपना लो, तीनों में एक ही आएगा। हाउएवर मीन का एक और भी ऑप्शन है जहाँ पे एक अलग आता है, वो सेम नहीं आता, वो हम देखेंगे इस क्लास में या अगली क्लास में। पहले हम अज्यूम्ड मीन समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारा डेटा सेट दिया गया है, उस डेटा सेट में एक मीन है, एक चीज को हम मीन मान लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ये डेटा सेट है 45, 50, 55, 60, 65। ये तो आपका डेटा सेट हो गया। ये फ्रीक्वेंसी हो गई। 45 दो बार आया है, 50 तीन बार आया है, 55 चार बार आया है, 60 तीन बार आया है, 65 दो बार आया। ठीक है, अब इस डेटा सेट को हम ध्यान से देखते हैं और ध्यान से देख करके हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इसका जो मीन होगा वो 55 होगा। ये हमने मान लिया, हमने एक गेस किया जो हमें लग रहा है कि ये गेस हो सकता है। आप कुछ भी गेस करते हो, आप 50 भी गेस कर लोगे तब भी वही आएगा, बट चलो हम एक सेफ गेस करते हैं। 55 हमने गेस किया। अब 55 गेस करके हम सभी का डेविएशन निकालेंगे। 45 का डेविएशन कितना है 55 से? -10, क्योंकि ये 10 कम है। 50 का कितना है इससे? -5, क्योंकि ये 5 कम है। 60 का कितना है? 60 का कितना है, सॉरी 55 का कितना है? 0, सेम ही है। 60 का डेविएशन कितना है? 60 का +5। और 65 का कितना है? 65 का 10 है। तो ये हो गए हमारे डेविएशन, -10, -5, 0, 5, 10। अज्यूम हमने किया है मीन को 55 और डेविएशन हमारे हैं -10, -5, 0, 5, 10। फॉर्मूला क्या था हमारा? एक बार फॉर्मूला पे लौटते हैं। हमने कहा था कि x बार इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। इसका मतलब पहले तो हमें सिग्मा एफ डी की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर हमें सिग्मा एफ की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर हमें सिग्मा एफ डी की जो वैल्यू है उसको सिग्मा एफ की वैल्यू से डिवाइड कर देना चाहिए, और जो आए उसको हमने जो अज्यूम किया था उसमें जोड़ देना चाहिए। प्लस आएगा तो जुड़ जाएगा, माइनस आएगा तो घट जाएगा, हमें मीन प्राप्त हो जाएगी। करके देखते हैं। मैंने कहा कि डेटा सेट आपके सामने है 45, 50, 55, 60, 65। फ्रीक्वेंसी 45 की 2, 50 की 3, 55 की 4, 60 की 2, 3 और 65 की 2। हमने अज्यूम किया मीन 55। हमने डिविएशन निकाला 45 का -10, 50 का -5, 55 का 0, 60 का 5 और 10 का 10। हमें क्या क्या चाहिए था? हमें चाहिए सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब क्या हुआ? सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ना। बड़ा आसान काम है। 2 + 3 + 4 + 3 + 2, 2 3 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 15। ठीक है, सॉरी 2 3 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14। सिग्मा एफ ये आ गया 14। ये सिग्मा एफ चाहिए था, ये हमारा 14 आ गया।
हमने सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दिया, सिग्मा एफ क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ डी। एफ डी का मतलब हुआ कि एफ को डी से मल्टीप्लाई कर दो और सभी को आपस में जोड़ दो। तो ये हुआ एफ दो और ये हुआ डी -10, 2 मल्टीप्लाइड बाई -10 आ गया -20। ये हुआ एफ थ्री और ये हुआ डिविएशन -5, 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया -15, 15 आ गया। ये हुआ आपका तीसरा वाला 4 और यहाँ पे आया 0, 4 को मल्टीप्लाई किया 0 से 0 आ गया। ये हुआ आपका चौथा वाला 3 को मल्टीप्लाई किया हमने, चौथे नंबर का जो डिविएशन है 5, तो 3 5 15, 3 3 5 या 15 आ गया। और ये हो गया आपका लास्ट वाला 2 जो आपका फ्रीक्वेंसी है, और लास्ट का डिविएशन है 10, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। और अब इन सबको हमने ऐड किया तो 0 आ गया, -20 -15 हो गया -40, -40 में 0 जो ऐड किया तो -40, -40 40 में फिर से 15 ऐड किया तो -25, -25 में सॉरी -35 आया, 20 और 15 35 हुआ, 35 में से 35 गए, 0 आ गया। हमारा जो सिग्मा एफ डी आया वो 0 आ गया। फॉर्मूला क्या था हमारा कि सिग्मा एफ डी में से सिग्मा एफ को डिवाइड कर दो। हमारा सिग्मा एफ डी आया 0 और सिग्मा एफ आया 14। तो हमारा फॉर्मूला बना क्या, हमने जो अज्यूम किया उसमें सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ जोड़ना है, तो अज्यूम हमने 55 किया था। सिग्मा एफ डी कितना है, 0 डिवाइडेड बाई 14, तो 0 से किसी चीज को गुणा करो भाग करो 0 ही हो जाता है, तो वो 0 ही हो गया, उसकी वैल्यू खत्म। तो मीन हमारा क्या आया, जो हमने अज्यूम किया था वही आ गया। ठीक है, इसी सिनारियो को आप मानो कि आपने 50 अगर अज्यूम किया होता, तो यहाँ पे जो सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ है इसकी वैल्यू आती 5, और 50 में आप 5 को ऐड करते आपका मीन 55 आ जाता। ये आपका है अज्यूम्ड मीन मेथड। ये 3 मेथड मैंने आपको मीन निकालने के बता दिए, इसको आपको समझना है। और नेक्स्ट वाले में मैं आपको एक स्टेप मीन मेथड, डिविएशन मेथड बताऊंगा, और उसके बाद एक वेटेड मीन बताऊंगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम बोल रहा हूँ, आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए। और एक कंबाइंड मीन बताऊंगा जो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मीन चेंज प्रेडिक्टेबिलिटी, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ये हम कुछ करेंगे, मीन के अभी हमारे कुछ रह गए हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। एंड वी विल टेक अप दिस। अब आपसे मेरा जो वो है रिक्वेस्ट है वो ये है कि आपको जहाँ से भी मिले किताब, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप थोड़ा बहुत आइडिया कर लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो जितना मैंने बताया उतने पे आप कम से कम टिके रहो, और उसके आगे का जो होगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी, अदरवाइज आई विल मीट यू टुमारो अगेन एट द सेम टाइम। सर वन क्वेश्चन, तो आपने ये भी लास्ट वाला एज्यूमिंग बताया, उसमें लिखा है जो द सम आई मीन जो एफडी वाला है, जस्ट वांट टू आस्क कि जो एफडी कैन ऑलवेज बी 0 बिकॉज़ सम ऑफ डेविएशन हमारा ऐसा है या नहीं, मतलब नो, सिग्मा इट विल नॉट एफडी ऑलवेज बी 0। नॉट मैंने ऑलवेज ना, इट विल, अगर हमने 50 लिया होता सुशीला मैम तो ये 5 आता, ठीक है, और ये 50 आंसर 55 ही आता। अगर हमने अज्यूम 50 कर लिया होता ना तो ये 5 आता। चलिए आप अज्यूम 50 करके देख लो, हमने 50 मान लिया, ठीक है। अब डिविएशन कितना आया 45 का, -5, 50 का 0, तो अभी हमारी वैल्यू कितनी है -5, 60 का 55 का कितना आएगा +5, तो अब 0 हो गया, है ना। अब ऐसे आप जब करके देखोगे तो आपका यहाँ पे ये 14 आ रहा है ना, तो ये आएगा आपका 14 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना होता है 70। ये जो 0 यहाँ आया है ना 70 आएगा, तो 70 को आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, और 50 में 5 जुड़ेगा 55 हो जाएगा। दैट इज हमने क्योंकि कोइंसिडेंटली वही मीन अज्यूम कर लिया था जो एक्चुअल मीन था, दैट इज वाई ये 0 आया, नहीं तो 0 ना आता। All right? Thank you, sir. Thank you. Okay. Any other question? Any other question, friends? Okay, चलो अब मैं रिकॉर्डिंग